नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 यानी अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन के 4th पार्ट में आज हम मीनिंग ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट से। जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि अकाउंट का अगर सिंपल शब्दों में हम देखें तो अकाउंट का अर्थ होता है एक ऐसा हेडिंग जिसमें सेम नेचर की ट्रांजैक्शन लिखी जाती हों। जैसे कैश से रिलेटेड जो सभी ट्रांजैक्शन हमारी वो कैश अकाउंट में लिखी जाती हैं, तो यहाँ पर ये कैश क्या है, एक अकाउंट हो गया, ये एक हेडिंग हो गया उन सभी ट्रांजैक्शन का जो कैश से रिलेटेड है। इस अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। ट्रेडिशनली इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या कुछ रहा होगा, लेकिन इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट और जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। और डेबिट को ट्रेडिशनली लिखने का जो तरीका है DR, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और क्रेडिट को CR लिखते हैं। आपने अब तक जो क्रेडिट का अर्थ है वो उधार से समझा था, लेकिन इसका यहाँ पर अर्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्रेडिट का अर्थ एक अकाउंट के एक भाग के रूप में है, यानी राइट हैंड साइड को यहाँ पर हम क्रेडिट कहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट कहते हैं। चाहे वो कोई भी अकाउंट हो, सभी अकाउंट के लेफ्ट हैंड में डेबिट और राइट हैंड में क्रेडिट रहता है। अब हम क्रेडिट कब करते हैं, डेबिट कब करते हैं, तो इसके लिए हमारे कुछ नियम हैं, यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके रूल्स को जानने के लिए हमारे पास में दो अप्रोच हैं, एक अमेरिकन अप्रोच और दूसरी हमारी इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच को हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, लेकिन ये अप्रोच अभी प्रचलन में नहीं है। ज़्यादातर जो प्रचलन में हमारी इंग्लिश अप्रोच है, जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम अमेरिकन अप्रोच के अनुसार डेबिट और क्रेडिट के रूल्स समझ लेते हैं। इसमें पहले हम अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हमने जो अभी पिछले वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, उसमें हमने अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा था, यानी एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। रेवेन्यू या इनकम और लॉस और एक्सपेंसेस, इनको हम कैपिटल अकाउंट में ही शामिल कर लेते थे, यानी इनकम है तो कैपिटल में जोड़ देते थे और एक्सपेंसेस कैपिटल में से लेस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अकाउंट्स को अमेरिकन अप्रोच के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है, यानी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। ये तो अभी हमने किए थे जब ये अकाउंटिंग इक्वेशन की। और इसके साथ एक चौथा अकाउंट है हमारा रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, और 5वां हमारा लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट। इस तरीके से 5 भागों में पहले अकाउंट्स को हमने बांट लिया। अब एसेट्स अकाउंट में कौन कौन सी चीज शामिल होती है, जैसे कैश, फर्नीचर, डेटर, ये आप पढ़ चुके हैं। लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आप कर चुके हैं। कैपिटल अकाउंट्स में आप ऑनर्स अकाउंट, ये भी आप कर चुके हैं, मालिक का अकाउंट होता है। तो इस तरीके से ये अकाउंट आप अब तक थोड़े समझ चुके हैं, लेकिन इसका अब हम रूल देख लेते हैं कि हमारे रूल क्या हैं। एसेट्स अकाउंट में जो इंक्रीज अगर होता है, जैसे कैश अकाउंट इंक्रीज होगा तो उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। आप एक एक चीज याद कर लें इनकी, इंक्रीज होंगे तो किस साइड में लिखे जाएंगे, डिक्रीज अपने आप याद हो जाएगी, वो कि उसके अपोजिट अकाउंट में लिखा जाएगा। अब जो लायबिलिटी, ये इंक्रीज अगर होती है तो हम क्रेडिट में लिखते हैं। कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो उससे भी हम क्रेडिट में लिखेंगे। इनकम या रेवेन्यू, ये अगर इंक्रीज होते हैं तो इनको हम क्रेडिट में लिखते हैं। लॉस और एक्सपेंसेस अकाउंट है, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो इनको हम डेबिट में लिखते हैं। डिक्रीज होंगे तो अपोजिट अपने आप ही हो जाएगा वो। अच्छा, अब इसको और अगर शॉर्ट में हम समझे तो एसेट्स अकाउंट और लॉस या एक्सपेंसेस अकाउंट, इनमें अगर कोई इंक्रीज होते हैं तो इसे डेबिट में लिखेंगे, और इन दोनों तरह के अकाउंट में अगर कोई डिक्रीज होते हैं तो उनको हम क्रेडिट में लिखते हैं। इसके अपोजिट लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू और इनकम, ये 3 तरह के जो अकाउंट है, अगर इनमें इंक्रीज होती है तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर इनमें डिक्रीज होती है तो इसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे।
केवल अभी आपको इतना समझना है। इसमें एक चीज और मैं याद दिला देता हूं आपको, थोड़ा ध्यान दिला देता हूं उसकी तरफ, कि जो हमारा गुड्स अकाउंट अभी हमने खोला था जिसको हम स्टॉक अकाउंट में लिखते थे, अब यहां पर गुड्स को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो रेवेन्यू, यानी जब हम किस चीज को आपने रेवेन्यू पढ़ा भी था, वो क्या था हमारा, अगर हम सर्विस या अपनी किसी गुड्स को सेल करते हैं तो उसको सेल्स अकाउंट में लिखा जाता है, सेल्स अकाउंट कहते हैं। तो यहां पर अगर हम गुड्स को सेल करेंगे तो वहां पर वो सेल्स अकाउंट खोला जाएगा उसके लिए, ना कि स्टॉक अकाउंट में उसको नहीं लिखते, हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। और उसी तरह से अगर गुड्स परचेज की जाएंगी तो उसे हम परचेज अकाउंट में लिखेंगे। ये केवल गुड्स के लिए है, सेल और परचेज अकाउंट। अगर गुड्स के अलावा कोई फर्नीचर परचेज किया तो वो एसेट्स अकाउंट में ही जाएगा, उसको सेल या परचेज अकाउंट में हम नहीं लिखते हैं। अगर मान लीजिए हमने मशीनरी परचेज किया है, मशीनरी हमने सेल की है, तो वो सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट में उसको नहीं लिखेंगे, उसको हम मशीनरी अकाउंट यानी एसेट्स अकाउंट में ही उसे लिखेंगे। तो अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसमें ट्रांजैक्शंस को अब हम कैसे अकाउंट्स में लिखते हैं, ये अमेरिकन अप्रोच के अनुसार। जो मैंने पिछले वीडियो में एक जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था उससे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी सीखी थी। अब मैं उसी एग्जाम्पल को लेकर के आपको अकाउंट्स बनाने सिखाता हूं कि उसमें डेबिट और क्रेडिट में हम उन ट्रांजैक्शन को हम किस तरीके से लिखेंगे अमेरिकन अप्रोच के अनुसार। तो देखिए, पहले आप उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से देख लीजिए और उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिखने के बाद में तब फिर हम अकाउंट बनाने शुरू करेंगे और उसमें डेबिट और क्रेडिट कैसे लिखते हैं उसकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि अकाउंट में अब इस लेन देन को, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है तो हमने ये अकाउंट इक्वेशन में लिखा था, लेकिन अब इसको हम अकाउंट्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब हम जानते हैं कि दो तरह के अकाउंट यहाँ पर प्रभावित हुए हमारे, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर दोनों चीज बढ़ी है, कैश बढ़ा है तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, और कैपिटल को हम जानते हैं अगर कैपिटल में इंक्रीज होती है तो कैपिटल के हम क्रेडिट में लिखते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि हर ट्रांजैक्शन को एक बार डेबिट में और एक बार हम क्रेडिट में जरूर लिखते हैं। उतने ही अमाउंट से डेबिट किया जाएगा कोई अकाउंट तो दूसरा अकाउंट उतने ही अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है। देखिए, चलिए अब समझते हैं हम इस एग्जाम्पल को। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहां पर हम ये एक अकाउंट खोल लेते हैं यानी कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा इफेक्टेड हुआ है इसमें, कैपिटल अकाउंट, तो एक हम यहां पर कैपिटल अकाउंट भी लिख लेते हैं। अब देखिए, अब पहली जो ट्रांजैक्शन इसमें क्या हुई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इससे क्या हुआ, कैश भी इंक्रीज हुआ, ये डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। कैश हमारा क्या है, इसकी नेचर क्या है, एसेट्स की। अब एसेट्स में इंक्रीज होता है तो किस में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। ये चीज हम अभी सीख चुके हैं। तो ये पहली ट्रांजैक्शन का यहां पर पहले का नंबर डाल दीजिए। पहले ट्रांजैक्शन से हमारे कैश में इंक्रीज हुआ तो हम उसे डेबिट में लिखेंगे। इंक्रीज कितने से हुआ, 75,000 से हुआ। ये लगी, बिल्कुल आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप जितने भी हमने अभी अकाउंटिंग इक्वेशन किए, जितने क्वेश्चन से अकाउंटिंग इक्वेशन किए हैं, उतने सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर इस तरीके से अकाउंट में भी लिख सकते हैं, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। और इसी पहले जो ट्रांजैक्शन है उसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट में हुआ। अब कैपिटल अकाउंट में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये चीज हम जानते हैं कि कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम्स अगर इनमें इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ना कि डेबिट साइड में। तो यहां पर इसे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिट साइड में कितना लिखा जाएगा, वो अमाउंट वही आएगा 75,000। देखो, अब ये हमने क्या चीज बताई थी कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और दूसरा उसे क्रेडिट में करते हैं। तो यहां पर कैश अकाउंट में हमने उसे डेबिट कर दिया, तो कैपिटल अकाउंट में हमने उसे क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट आती है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो फर्नीचर परचेज किया है तो इसके लिए परचेज अकाउंट नहीं खोलेंगे, इसके लिए हम क्या, फर्नीचर अकाउंट खोलेंगे। अगर यहां पर गुड्स परचेज किया होता तो हम परचेज अकाउंट खोलते, लेकिन यहां पर परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहां फर्नीचर को परचेज किया है, नकद परचेज किया है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी क्या कहती है कि फर्नीचर में इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है,
5,000 से। और ये फर्नीचर भी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का हमारा रूल क्या था, इसका नेचर फर्नीचर का क्या है, एसेट्स का। एसेट्स का रूल था कि अगर एसेट्स में इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं, तो ये फर्नीचर के हमने डेबिट में लिख दिया। लेकिन साथ में ही इसी से हमारी दूसरी एसेट्स कम भी हुई है। वो कौन सी है, वो कैश है। कैश हमारा गया है, कैश जाने से हमारा, जब हमने फर्नीचर परचेज किया होगा तो हम कैश दिया, नकद परचेज किया, तो इससे हमारा कैश गया है। कैश जाने का मतलब कैश कम हुआ है, कैश कम होने का मतलब एसेट्स अगर कम होती है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। ये हमने रूल्स में पढ़ लिया है। उस रूल्स को ध्यान से एक बार याद जरूर कर लीजिए। अगर रूल्स आपको याद है तो आपके क्वेश्चन ठीक होगा, रूल्स में गड़बड़ करके तो ये क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा। अब ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन को भी हम दो जगह लिख दिया, क्रेडिट में भी लिख दिया और उतने से ही हमने डेबिट में भी लिख दिया। अब चलते हैं हम थर्ड ट्रांजैक्शन में, परचेज गुड्स फॉर कैश। यहां पर हमने फर्नीचर या कोई एसेट्स नहीं खरीदी, बल्कि क्या परचेज की है, हमने गुड्स परचेज की है। और ये चीज अभी मैंने अभी बताई थी मैंने कि गुड्स को हमने दो भागों में बांट दिया, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। तो गुड्स के लिए हम क्या अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट खोलेंगे या हम सेल्स अकाउंट खोलेंगे। अगर गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट और सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट। तो ये परचेज और परचेज को हम यहां पर एक एसेट ना मान करके एक्सपेंसेज मानते हैं। ये हमारा क्या है, गुड्स को परचेज करना हमारे ये एक्सपेंसेज है। अब इस अकाउंट को बना लीजिए। सबसे पहले हमें अकाउंट की नेचर पता होनी चाहिए, फिर उसका नियम पता होना चाहिए। अगर हमारी परचेज इंक्रीज होती है तो हमारे क्या, उसे एक्सपेंसेज है तो डेबिट में लिखेंगे। तो इसके डेबिट में कितना आ जाएगा, ये हमारा परचेज किया था हमने गुड्स को 20,000 का। ये थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी, तो यहां पर थर्ड नंबर डाल दीजिए। और ये कैसे परचेज किया, थर्ड हमने फॉर कैश परचेज किया है। कैश परचेज किया तो इसका मतलब कैश हमारा कम हो जाएगा। कैश हमारी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स अगर कम होती है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन ये हमारे हो गए। अब आगे चलिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब परचेज को क्रेडिट में उधार परचेज करते हैं तो उसके लिए क्रेडिटर अकाउंट खोला जाता है एक। अब इससे क्रेडिटर्स हमारे क्या हैं, लायबिलिटी है। इसका नेचर हमें पता होना चाहिए। अब लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं और डिक्रीज होती है डेबिट में लिखते हैं। तो यहां पर जब हमने परचेज गुड्स परचेज किए हैं 16,000 की, तो इससे लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी। उधार परचेज किए तो ये 16,000 हमारे यहां पर क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है। ये फोर्थ ट्रांजेक्शन। लेकिन फोर्थ ट्रांजेक्शन का दूसरी जगह कहां इफेक्ट पड़ा है, परचेज। यानी ये हमने परचेज किया तो इससे हमारी परचेज बढ़ गई। परचेज कितने की, 20,000 की पहले परचेज की थी, 16,000 की ये परचेज कर ली। अब चलते हैं फिफ्थ, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब यहां पर फर्नीचर और परचेज कर लिया, फर्नीचर और परचेज कर लिया 7,000 का, 7,000 फर्नीचर इंक्रीज हो गया। ये कौन सी ट्रांजेक्शन होगी, हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन। लेकिन ये हमने उधार परचेज किया है, क्रेडिट में परचेज किया है। तो यहां पर ये एक क्रेडिटर और हो गया। अब देखिए क्रेडिटर, अगर ये हमने फर्नीचर भी उसी व्यक्ति से खरीदा होता जिससे कि हमने परचेज माल खरीदा है तो उसके लिए एक ही अकाउंट रहेगा। और अगर हमने ये माल किसी और से खरीदा है, फर्नीचर किसी और उधार किसी और व्यक्ति से खरीदा है, तो हर व्यक्ति के लिए यहां पर अलग से अकाउंट क्रेडिटर खोला जाएगा। तो हम यहां पर यही मान लेते हैं कि जो सामान जो परचेज किया था हमने, गुड्स परचेज की थी वो भी, और जो फर्नीचर परचेज किया था वो भी, वो दोनों चीज हमने एक ही आदमी से परचेज की हैं। कई बार हमें नाम दे देते हैं कि हाँ वरुण से परचेज की, करुण से परचेज की, किसी और राम से, श्याम से, मोहन से, उनसे परचेज किया, तो उसका क्रेडिटर के साथ में उसका नाम भी लिख देते हैं और वो हमारी लायबिलिटी है। तो हर व्यक्ति का यहाँ पर अलग अकाउंट खोला जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, तो आप दोनों तरह से मान सकते हैं। क्रेडिटर फॉर हमारा ये परचेज भी और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर भी अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इकट्ठा ही करके चल रहा हूँ इसे। तो फिफ्थ से हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। ये कितने हो गए हमारे, 7,000। और दूसरी तरफ हमारे फर्नीचर इंक्रीज होगा। हाँ, फर्नीचर में हमने लिख दिया, फर्नीचर भी इंक्रीज हो गया तो डेबिट में, एसेट्स इंक्रीज होंगे डेबिट में। और यहाँ पर क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई तो उसके हमने क्रेडिट में लिख दिया।
अब चलते हैं हम सिक्स्थ, पेड रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज के लिए हमने क्या अलग अकाउंट खोलते हैं। यहां पर हमने अकाउंट खोल लिया रेंट अकाउंट। अब ये हमारा खर्चे को अगर खर्चा हमारा होता है तो उसे किस में लिखते हैं हम, डेबिट में लिखते हैं। इनकम होती है या रेवेन्यू होता है वो हमारे क्रेडिट में लिखा जाता है। तो खर्चा हमारा कितना हुआ 1000 का। ये कौन सी एंट्री है हमारी, सिक्स्थ एंट्री, तो ये हमने डेबिट में लिख दिया। अब इससे हमारा क्या है, कैश गया है। कैश गया है तो कैश के हम क्रेडिट में लिख देंगे, यानी कैश कम हुआ है तो क्रेडिट में लिख देंगे। ये हमारी सिक्स्थ एंट्री है। इस तरीके से ये हमारी सिक्स्थ एंट्री हो जाती है। अब फटाफट आप कर सकते हैं, अब आपकी समझ में आ चुके होंगे। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। यहां पर अब एक गुड्स हमने सेल किए, तो इसके लिए गुड्स के लिए हम सेल्स अकाउंट खोलते हैं, सेल्स अकाउंट। अब इसमें ये और आसान है लिखना कि अब यहां पर हम ये चीज नहीं देखते हो कि उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, केवल हम ये देखेंगे कि हमने सेल कितने में की है। चाहे उसकी कॉस्ट कितनी थी, एक थी, ज्यादा थी, कम थी, बराबर थी, उसका हम यहां पर इस अकाउंट में लिखने पर इस बात का हम ध्यान नहीं रखते। इन अकाउंट से बाद में हम ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो वहां पर हमारा प्रॉफिट अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। यहां पर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, जितने में सेल की है उतने की एंट्री हम यहां पर करेंगे। तो हमारी जो सेल हुई है, सेल हमारी क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू नेचर का ये अकाउंट है हमारा, और रेवेन्यू को भी हमने, इसको भी रेवेन्यू या इनकम जो होती है उनको इंक्रीज होने पर हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां पर सेल हुई है हमारी कितने रुपए की है सेल, ये 15,000 की। तो 15,000 को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। परचेज को हमने डेबिट में लिखा था, सेल को हम अपोजिट क्रेडिट में लिखते हैं। ये क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। ये एंट्री कौन सी हमारी, सेवंथ एंट्री। अब इसका दूसरी तरफ कहां इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने गुड्स कॉस्टिंग इतने सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। तो यहां पर हमारे दूसरे डेटर बढ़ेंगे। डेटर हमारी क्या होती है, ये हमारी एसेट्स होती है। अगर एसेट्स हमारी इंक्रीज होती हैं तो हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट में डेबिट में लिखते हैं। तो यहां पर डेटर के डेबिट साइड में सेवंथ जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लिख देंगे 15,000। नेक्स्ट है 8, गुड कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड फॉर कैश 13,000। 13,000 की और हमने गुड्स सेल कर दी, तो गुड्स के लिए हम सेल्स अकाउंट खोलते ही हैं, ये हम जानते हैं। अब 13,000 और ये 8 जो ट्रांजेक्शन है उससे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हमने कैश की है, ये सेल हमारी कैश है। तो कैश करने पर ये इतने का कैश हमारा आएगा, 13,000 कैश आएगा। कैश आएगा तो इससे कैश आने से हमारा क्या है, कैश बढ़ता है। कैश बढ़ेगा तो ये हम इस 8 एंट्री को कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। रिसीव्ड कमीशन, अब ये कमीशन हमारी क्या है, इनकम हो जाती है, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड है। अगर ये हमारा कमीशन पेड होता तो ये हमारा एक्सपेंसिव होता, लेकिन कमीशन रिसीव्ड है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी इनकम है। कमीशन हमारा इनकम भी हो सकती है और ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बताया गया कमीशन में तो कमीशन को एक्सपेंसिव मानेंगे, और कमीशन रिसीव्ड अगर बता दिया है तो ही उसको हम कमीशन को, केवल अगर कमीशन होता है यहाँ पर कमीशन ₹6,000 होता तो इसको एक्सपेंसिव मानते, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड का मतलब ये हमारी इनकम है, और इनकम को हम किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये हमने अभी नियम में रूल्स जो हमने पढ़े थे डेबिट क्रेडिट के वो सीखा था। 6,000 हमने क्रेडिट में लिख दिए। ये कौन सी हमारी 9th एंट्री है। अब ये कमीशन रिसीव, तो रिसीव क्या, नकद रिसीव हुआ, तो ये इतना कैश आया हमारे 6,000 का। कैश आया तो ये हमारी कैश भी हमारा इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज होता है तो हम किस में लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। इस तरह से ये भी एक तरफ हमारा डेबिट में भी लिख गया और दूसरी तरफ क्रेडिट में भी। हर एंट्री जो है वो दो जगह लिखी जाएगी, डेबिट में भी और दूसरे किसी अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखी जाती है। विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, अब ये हमारी ड्राइंग्स होगी। ड्राइंग्स को हम किस में लिखते हैं, ये भी कैपिटल में ही लिखी जाती है।
यानी ये ऑनर का ही अकाउंट है। कई बार ड्राइंग्स के लिए अलग अकाउंट भी हम खोल लेते हैं या उसको हम कैपिटल अकाउंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो मालिक के भी जो ऑनर्स के अकाउंट को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में भी और ड्राइंग्स अकाउंट में भी। यहाँ पर मैं एक ही अकाउंट में लिख रहा हूँ, आगे चल करके इसके लिए हम दो अलग अलग, जो मॉडर्न टेक्निक है वो ट्रेडिशनल टेक्निक है, उसमें इसके लिए अलग अकाउंट खोलेंगे। तो यहाँ पर ये मालिक का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इससे हमारी कम हो जाती है, तो इससे 2000 रुपीज हम कैपिटल के डेबिट साइड में लिख देंगे कि इससे हमारी कैपिटल कम हुई 2000 रुपीज से। और दूसरी तरफ हमारे क्या है, कैश भी कम हो गया। कैश कम हो गया तो उधर हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो दोनों चीज हुई है, इससे हमारा कैपिटल भी कम हुई है और हमारी जो कैश है वो भी कम हुआ है। तो कैश कम होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो हम क्रेडिट में और घटती है तो हम डेबिट में लिखते हैं। तो इसके हमने डेबिट में लिख दिया 2000 रुपीज। पेड टू क्रेडिटर्स, अब जो ये क्रेडिटर्स थे इनको हमने पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया हमने 14,000 का, तो इससे क्रेडिटर हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अगर कम होती है तो उसके हम डेबिट में लिखते हैं। ये कौन सी 11th एंट्री हमने ये लिख दिया डेबिट। दूसरा, जब हम इनको पेमेंट करते हैं तो इससे हमारा कैश कम होता है, क्योंकि क्रेडिटर कम हो गए, दूसरी तरफ हमारा कैश भी कम हो जाएगा। तो कैश कम होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लेकिन देखिए दोनों तरफ, क्रेडिटर के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में। तो यही चीज हम समझा रहे हैं आपको कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। एक बार किसी भी ट्रांजैक्शन को डेबिट में लिखा जाता है तो उसी को हम क्रेडिट में भी लिख देते। ड्यूल एस्पेक्ट जो हमने कंसेप्ट की थी उसमें हमने यही बात समझाई थी। तो वहां पर तो केवल हमने मौखिक समझा दिया था, तो वहां पर वो बात इतनी समझ में नहीं आई होगी। अब यहां पर ये बात समझ में आ रही है कि डेबिट में और क्रेडिट में कोई अकाउंट किस तरह से एक लेन देन को लिखा जाता है। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब जो डेटर्स थे इससे हमारा कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव होगा डेटर से, तो डेटर हमारे क्या होंगे, कम हो जाएंगे। इनसे कैश कितना रिसीव हो गया, 4000 का। तो 4000 का कैश रिसीव होने से हमारे 4000 के डेटर भी हमारे कम हो गए। अब जब कैश आया है, कैश रिसीव हुआ है, तो इससे हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा 4000, ये 12वीं ट्रांजैक्शन से ये इफेक्ट हुआ। तो इस तरीके से हमने सभी ट्रांजैक्शन को लिखा है। आगे चल के हम इनका बैलेंस निकालना, कौन सी साइड ज़्यादा हो उसको वही अकाउंट होगा, फिर उसे ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस से हम उनकी आगे चल के फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि कोई ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट कैसे होता है, वो एक बार डेबिट और दूसरी बार क्रेडिट कैसे लिखी जाती है, उसके क्या रूल्स हैं। तो आपको इसकी मदद से एक दो क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिनसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है उन्हीं क्वेश्चन से हम इस तरह से भी डेबिट क्रेडिट में भी अकाउंटों में लिख सकते हैं, इस तरह से अकाउंट भी हम बना सकते हैं। तो आप एक दो अकाउंट की इसमें प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।